नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक मेडिकल साइंस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है साइंस लाइफ साइंसेस सर्विसेज। जैसे कंपनी का नाम थोड़ा साइंस लाइफ साइंसेस है। कंपनी काम क्या करती है, एक तरह से मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये कंपनी काम करती है। कंपनी के IPO का रिव्यू करने से पहले हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं कि ये कंपनी जिस बिजनेस मॉडल में है, ये धंधा क्या करती है। जब तक हम इस कंपनी के धंधे का मालूम नहीं होगा तो इस IPO में पैसा लगाना नहीं लगाना हमारा व्यर्थ ही है। तो हम कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं। कंपनी का काम क्या है बेसिकली, कि इसका जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, फार्मास्यूटिकल, जैसे सिप्ला हो गई, तुम्हारा लुपिन हो गई, है ना, इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं ना, जो दारू दवाई और लिक्विड वगैरह दवाई प्रोवाइड करती हैं, उनको रिसर्च करती हैं। मतलब इनके वैज्ञानिक उनको कोई ना कोई रिसर्च करते रहते हैं कि यार इस बीमारी के ऊपर ये दवाई ठीक रहेगी, इस दवाई उनका पहले उसकी कोई डोज बनाते हैं, उस डोज को किसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको इनका दे देते हैं। तो इनका बेसिकली क्या काम है कि एक तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है साइंस लाइफ साइंसेस। कंपनी की बात करें तो कंपनी 1999 में बनी थी लगभग। कंपनी जो है वो ये मान के चलो तुम लगभग 25 साल का कंपनी को अनुभव है। तो कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है। अगर हम पूरे बिजनेस की बात करें तो इसका टोटल बिजनेस जो है ना, वो तुम्हारा US, यूरोप, जापान, ऐसे यहाँ से आता है। भारत में अभी इसकी कोई भी यूनिट नहीं। अभी एक जो सरकार ने एक बिल लाई है कि अधिकतर जो दवाएं वगैरह हैं वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, या जो अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी आ रही है कि जो चाइना से निर्भरता है वो अमेरिका भी ख़त्म करना जा रहा है। तो अगर चाइना से अमेरिका निर्भरता ख़त्म करता है तो उसका जो अल्टरनेटर है, मतलब अगर चाइना सपोज करो अमेरिका को 1000 टन दवाइयाँ प्रोड्यूस करके भेजता है, मतलब दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको भेजता है अमेरिका को, और अमेरिका ने बोल दिया कि हम चाइना की से अपनी निर्भरता कम करेंगे, तो उसका जो अल्टरनेटर है ना, जो सेकंड उसका जाएंगे कहाँ वो, तो बचता है भारत। और अगर भारत में भी तो किन कंपनियों के पास में, तो तुम्हारा सिप्ला और लुपिन और ये साइंस लाइफ साइंसेज वगैरह, और ये पहले से ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में, जापान में और तुम्हारा USA में, तो ये पहले से वहाँ काम कर रहे हैं, स्टेबलर प्लेयर हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और भारत में अगर सेकेंडरी अल्टरनेटर भारत को चुन लेते हैं तो वहाँ से मिलेगा। इनके दो बेसिकली जो रेवेन्यू आने का जो बिज़नेस है वो है इनका दो। एक तो ये क्या, एक तरह से कंटिन्यू भी काम करते हैं कि चलो आपसे हमारा टाई अप हो गया और हम आप हमारे जो वैज्ञानिक हैं या साइंटिस्ट हैं वो आपके साथ में मिलकर दवाइयों की खोज करेंगे। और अगर कुछ रहता है एक दिन का कि इनको कोई पैटर्न वगैरह दे देते हैं कि आप इस हमारे को इस बीमारी के लिए ये पैटर्न चाहिए, आप ये दवाई की खोज करके दीजिए। तो ये इनका दो तरह से रेवेन्यू आता है। इनकी दो सब्सिडरी भी हैं। अब वर्तमान की अगर साइंस लाइफ साइंस कंपनी की बात करें तो इनकी दो सब्सिडरी हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में काम करती है। कर्मचारी की बात करें तो लगभग 3000 कर्मचारी साइंस लाइफ साइंसेस वगैरह कंपनी में काम करते हैं। अब बात करते हैं कि IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख तक खुला रहेगा और IPO का प्राइस बैंड क्या है। तो IPO के प्राइस बैंड की बात करें तो 3042 करोड़ 62 लाख रुपया ये IPO के जरिए जुटाना चाहते हैं। अगर इसमें फ्रेश इशू की बात करें तो जो फ्रेश इशू है वो 950 करोड़ रुपया फ्रेश इशू है। अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें, ऑफर फॉर सेल इनका 2092 करोड़ और 62 लाख रुपए OFS के जरिए प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। अगर इसमें कोटे की बात करें तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। अगर हम NII की बात करें, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। और अगर हम बात करें रिटेल की तो रिटेल के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। बात करें प्राइस बैंड की कि इसका प्राइस बैंड क्या है, तो प्राइस बैंड इसका 522 रुपये से लेकर के 549 रुपये है। 27 शेयर का एक लॉट है। अगर आप एक लॉट के लिए एप्लीकेशन IPO में लगाते हैं तो आपको 14,823 रुपये इसमें लगाने पड़ेंगे। ओपन की बात समझे तो इसका 11 दिसंबर से ओपन होगा और 13 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट इसका 16 दिसंबर को आएगा। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो आपके 17 दिसंबर में शेयर में क्रेडिट कर दिए जाएंगे डीमैट अकाउंट में। आपको अगर एप्लीकेशन नहीं लगती है तो आपके खाते में 17 दिसंबर को ही
अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो 18 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है, और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 की फेस वैल्यू पे ये कंपनी आ रही है। एनएससी और बीएससी दोनों में ही ये लिस्ट होगी। मतलब जिस की लिस्टिंग है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ही ये लिस्ट होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके रेवेन्यू वगैरह पे भी नज़र डाल लेते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू क्या है, आरओसी क्या है, आरओई क्या है। तो अगर एसेट की बात करें तो इसके 2022 में 2164 करोड़ के एसेट हुआ करते थे, तो 2023 में इसके 2186 करोड़ के एसेट हो गए, 2024 में इसके 2275 करोड़ के एसेट हो गए। और अगर हम बात करें TTM ट्रेलिंग 12 मंथ अभी की बात करें 12 महीने की, तो इसके 2476 करोड़ के एसेट हैं। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की, तो जो रेवेन्यू है इसका वो 897 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था इसका 2022 में, बढ़ के हो गया 1245 करोड़ 2023 में, 2024 में 1494 करोड़ हो गया। और अगर हम TTM बेसिस पे बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ पे, तो 693 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया। अगर हम इसकी बात करें प्रॉफिट की, तो 28 करोड़ का प्रॉफिट था इसका 2022 में, बढ़ के 2023 में इसका 82 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, और 2023 में 10 करोड़ का प्रॉफिट, और वर्तमान में जो ट्रेलिंग 12 मंथ पे अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो लगभग 6 करोड़ 23 लाख रुपए दिखा रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा कंसर्न की बात है साथियों। कंसर्न क्या है कि मेरे को जो भी कंपनी पढ़ता हूँ मैं, उन कंपनियों में जो DRHP वगैरह मैं देखता हूँ, जो मेरे को समझ में आता है वो बता रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा एक कंसर्न ये है साथियों कि इसका जो बोरोइंग है, जो उधारी है, वो बढ़ती जा रही है। इस पर 764 करोड़ की उधारी थी 2022 में, 2023 की बात करें तो 710 करोड़ की उधारी हो गई, 2024 की बात करें तो 699 करोड़ की उधारी हो गई, और हम बात करें 2024 की, अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ है, तो 751 करोड़ रुपए की इस कंपनी के पास में उधारी है। अब एक बात है कि अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो आप, सबसे मेन बात है कि आप उधारी नहीं कवर कर पा रहे, ये एक थोड़ी सी कंसर्न की बात है। हम अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके ROC और ROE वगैरह क्या है। तो ROC की बात करें तो इसका 12% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर ROCE के बारे में बात करें तो 16% का इसका ROCE है। पैट मार्जिन इसका 6 का है, 6% का पैट मार्जिन है। EPS इसका अर्निंग प्रति शेयर 4 रुपये 64 पैसे इसका EPS निकल के आता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे और PE रेशियो, तो इसका 162 का है। अब ये तो प्रमोटर ही जानते हैं कि इसने 162 का PE कैसे रखा है, मतलब क्या समझ के रखा है। मैं साथियों कई बार बोलता हूँ कि जब भी बुल फेस में IPO आते हैं ना, तो वो IPO में प्रमोटर लिस्टिंग की जगह छोड़ता नहीं है। मतलब अगर कोई शेयर की वैल्यू है 100 रुपया, तो प्रमोटर उसकी कीमत ही लगा देता है 130 रुपये, ताकि वो इतना महंगा हो जाए कि वो आने वाले 3-4 सालों की जो ग्रोथ का पैसा है ना, वो उसे पहले से ही मिल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस उतनी बड़ी कंपनी थी, लिस्ट कितने पे हुई तुम्हारी, 150 पे, 190 तक गई, और 190 पे गई क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई थी नहीं। तो प्रमोटर ने क्या किया, प्रमोटर ने आके माल बेच दिया पब्लिक में प्रमोटर ने माल बेचा, तो वो फिर से घट कर नीचे आ गया। क्योंकि जब आप पहली बात तो प्रमोटर 70 के भाव पे IPO में लाया था, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है 70 के भाव पे लाया प्रमोटर। अब 70 पे वो कुछ सोच समझ के ही लाया होगा कि चलो यार 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मुझे कुछ पैसा मिल जाता है। बेसिकली होता क्या साथियों कि जो बैंक होते हैं ना, या हाउसिंग कंपनियां होती हैं, या तुम्हारा NBFC कंपनियां होती हैं, वे प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखने पड़ते हैं, उनको PE रेशो से नहीं देखा जाता। अगर कोई कंपनी कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो ज़रूर तुम्हारा PE रेशो से देखी जाएगी। कोई भी स्टॉक हो, किसी भी बैंक का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, या तुम्हारा डिफरेंट इंडस्ट्री का हो, वो उसके प्राइस से महंगा या सस्ता नहीं होता। जो नए कंज्यूमर है, जो अभी आते हैं शेयर बाज़ार में, वो देखते हैं कि यार ये शेयर 2 रुपये का है, ये 5 रुपये का है, या 20 रुपये का है, वो तो महंगा है या सस्ता है। वो कोई MRF का शेयर देख लेता है, या 1.5 लाख का है, वो महंगा है, ऐसा नहीं। शेयर की जो कीमत है वो उसका महंगा या सस्ता होना डिफाइन नहीं करती, उसको उसका PE रेशो डिफाइन करता है कि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है। अगर उसका PE रेशो कम है, स्टॉक का भाव भले ही कुछ भी हो तो वो कम है। अगर उसका PE रेशो महंगा है तो भाव भले ही कितना कम है तो वो महंगा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, तुम्हारा जो साइन लाइफ साइंसेज के PE रेशो की बात कर रहे थे, इसका 162 का PE है, बहुत ही रेयर महंगी है। अगर इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, तो लगभग इसका 6 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, 5.7 का निकल के आता है। थोड़ा नहीं, बहुत महंगा है।
अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीओ क्या है इनका, कि आप आईपीओ लेके आ रहे हो, उसका आपका पर्पस क्या है, भाई आईपीओ जो ला रहे हो उसका करोगे क्या। तो ये क्या है कि अपना कर्ज चुकाना चाहती हैं, अपना जो कुछ इनका 751 करोड़ रुपए के आसपास इनके ऊपर कर्ज है, वो आईपीओ के जरिए अपना पैसा लेके कुछ पैसा कर्ज में देना चाहते हैं, और कुछ क्या अपने वर्किंग कैपिटल डेज वर्किंग वगैरह में यूज करना चाहते हैं। और अब कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी जान लेते हैं। अब कंपनी आईपीओ में लगाना कि नहीं लगाना, ये डिसीजन आपका है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। मैं तो आपको जो भी चीज़ें कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी है मैं आपसे बता देता हूँ। आपको ना तो मेरे से सुन के इन्फ्लुएंस होना है, ना ही आपको मेरे से सुन के आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी है। आपका अपना डिसीजन है आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना। लेकिन कंपनी की मैं जो अच्छी और बुरी चीज़ें हैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। अब कंपनी की पहली तो अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो कंपनी का रेवेन्यू है ना, उसमें बहुत अच्छी जंप है, मतलब भयंकर तरीके से जंप है। दूसरी क्या कि इनके पास में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सभी लीज पे हैं, मतलब वहाँ इनका पैसा नहीं फंसा हुआ। तो इनके जाहिर सी बात है जो एसेट हैं वो इनके जेन्युइन है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हैं वो लीज पे हैं। अब कंपनी के बारे में कुछ बुरी चीज़ें भी जान लेते हैं। इनके बारे में बुरी चीज़ क्या है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही फ्लैक्चुएट कर रहा है, पहली बात तो ये है। दूसरा, प्रमोटर माल बेच रहा है लगभग 2092 करोड़ का, भाई 2092 करोड़ और 62 लाख का, लगभग 2100 करोड़ के आसपास प्रमोटर अपने माल बेच रहा है। भाई अगर बिजनेस इतना ही अच्छा है तो जो कंपनी का ओनर है, जो कंपनी को चला रहा है, वो क्यों माल बेच रहा है भाई। आपके पास में और बहुत रास्ते हो सकते हैं। आप दूसरा, आपके पास 750 करोड़ की उधारी है पहले से, 751 करोड़, और आप लगभग 950 करोड़ रुपए हैं जो कंपनी में फ्रेश इशू के जरिए आप लोगे, उसमें से कुछ उधारी दोगे, कुछ अपना वर्किंग कैपिटल में यूज ले लोगे। प्रमोटर जो माल बेच रहा है, अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो आपके पास 2 सब्सिडरी भी हैं, और भी आपके पास में इनकम सोर्सेस हैं, और लगभग इनके पास में 195 पैसे हैं जो इनको देने हैं, इन्होंने नहीं दिए 195 करोड़, मतलब वो इन इससे भी अलग है। मतलब जो 751 करोड़ की उधारी है वो उस उधारी से अलग पैसा है, जो उनको देना है वो इन्होंने दिया नहीं है। तो साथियों, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो एवरेज नज़र आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ यार बहुत यूनिक है ना। अपनी कैपेसिटी को ज़रूर ये बढ़ा के 1000 पे ले जाने वाले हैं, पर मेरे को ऐसा कोई यूँ नहीं लगा कि यार आप हिस्सेदारी ज़्यादा बेच रहे हो। क्योंकि कंपनी के जो राजू कनकैया जी हैं, जो कंपनी के सीएमडी हैं, और तुम्हारे अगर इस कंपनी के सीएफओ की बात करें तो जो श्री शिव रामकृष्ण जी, रामकृष्ण जी हैं, इस कंपनी के जो सीएमडी और सीएफओ हैं जिनका मैंने नाम बताया। एक मुझे तो थोड़ा सा कंसर्न की बात लगी साथियों कि इस जो तुम्हारा साइन लाइफ साइंसेस कंपनी है, इसके जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, आफ्टर आईपीओ आउट 34% की रह जाने वाली है। मतलब अभी पहले तो कम है भाई, इनकी अभी वर्तमान में 40% होल्डिंग है, उसके बाद ये इनकी होल्डिंग कितनी रह जाएगी, तुम्हारा 34%। तो पहले ही बहुत कम है, ऊपर से और कम। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी कंपनी में 34% होल्डिंग, मतलब 51% तो हिस्सेदारी कम से कम तुम्हारी रहे, तो कंपनी में लगे कि हाँ यार आप कंपनी को चलाने के इच्छुक है, आप आईपीओ के जरिए पैसा जुटाना चाहते हो, अपनी खुद की होल्डिंग तुम्हारी 34% की है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, कुछ दिन के लिए आपको जीएमपी अच्छी दिख सकती है, हो सकता है आपको लिस्टिंग विन भी मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, पर नेगेटिव माना जाता है। मतलब प्रमोटरों का माल बेचना नेगेटिव माना जाता है कि आप अगर इतना ही अच्छा बिजनेस मॉडल है आपका, आप इतना ही प्रॉफिट में हो या इतनी हो, तो आप अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रहे हो। ये मेरा माइंडसेट अलग हो सकता है कंपनी यहाँ से भी कोई प्रमोटर जो माल बेचते हैं वो जेन्युइन भी होते हैं कि यार माल बेच कर वो अपना हिस्सेदारी बेच कर कुछ पैसा रेज करते हैं, उससे कहीं अच्छा जो उनके लिए हो सकता है वो ही करते हैं। जैसे अगर ये उधारी भी देंगे तो उधारी देने का भी इनका जो ब्याज जा रहा है, जो इंटरेस्ट जा रहा है, वो इंटरेस्ट कम होगा, वो अच्छी बात है। बाकी ऑल ओवर एवरेज नज़र आ रही है। अगर जीएमपी की बात करें तो अभी इसका जीएमपी लगभग कम ही चल रहा है, 10-15% ही 10% चल रहा है। मैं ऑब्ज़र्व करूँगा, और मेरी बात करें मैं क्या करने वाला हूँ तो मैं ऑब्ज़र्व करूँगा, क्योंकि इसी सिमिलर इंडस्ट्री में मेरे पास में ऑप्शन है तुम्हारा डॉक्टर पोलोथ्री लैब वगैरह, ये रिसर्च वगैरह का काम करती है। इतना कोई यूनिक बिजनेस मॉडल है नहीं, बहुत से पीयर कॉम्पिटिटर हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना वो आपका अपना डिसीजन, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही करें। धन्यवाद, थैंक यू।